अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार। थैंक यू। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे नेता जो सियासत में और वकालत में दोनों में माहिर हैं, बोलने में बेजोड़ हैं, अपनी पार्टी के लिए संकट मोचक हैं, भारी भरकम मंत्रालयों का भार संभाल चुके हैं और अब चुनाव के मैदान में हैं। प्लीज वेलकम फॉर्मर मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। और अब आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज को। हमारे जज बेहद खास हैं, 30 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, ऑथर हैं, एक्टिविस्ट हैं और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं। प्लीज वेलकम उदय महूरकर। और मुकदमा शुरू हो इससे पहले आज के जज उदय महूरकर की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। और इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें इससे पहले एक नजर डालेंगे रविशंकर प्रसाद के पॉलिटिकल करियर पर। रविशंकर प्रसाद की पहली पहचान बनी एक तेज तर्रार छात्र नेता के रूप में। जेपी आंदोलन में सक्रिय रविशंकर प्रसाद इमरजेंसी के जमाने में जेल में रहे। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने एक वकील के तौर पर नाम कमाया। लालू यादव के खिलाफ 900 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के केस में रविशंकर प्रसाद प्रमुख वकील थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के केस में रविशंकर प्रसाद रामलला के वकील रहे। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रविशंकर प्रसाद को प्रभु श्री राम के वकील के नाते आमंत्रित किया गया। बीजेपी में रविशंकर प्रसाद की पहचान बनी पार्टी के प्रभावशाली प्रवक्ता के रूप में। आज भी जब पार्टी या सरकार को किसी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पर अपना पक्ष रखना होता है तो रविशंकर प्रसाद को सामने किया जाता है। रविशंकर प्रसाद वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे। मोदी सरकार में रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर लॉ, कम्युनिकेशन और आईटी के मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। रविशंकर प्रसाद 19 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2019 में इन्हें पटना साहिब से लोकसभा के लिए चुना गया। अब रविशंकर प्रसाद एक बार फिर चुनाव के मैदान में हैं। पटना विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट रविशंकर प्रसाद आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम रविशंकर प्रसाद पर। आपकी अदालत में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर आरोप है कि इन्होंने विरासत का फायदा उठाया। रविशंकर जी, आपके पिता ठाकुर प्रसाद सिंह बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े नेता थे, पटना में बड़ा सा घर था, तो आपको सब कुछ विरासत में मिला, नेतागिरी भी, वकालत भी, हींग लगी न फिटकरी। एक बात बता दूं, पिताजी ने मेहनत से आगे बढ़े। हम किराए के मकान में भी रहे हैं। उस किराए के मकान में अटल जी, दीनदयाल उपाध्याय को मेरी माता जी फूक फूक कर रोटी खिलाया करती थी। मैंने वो भी देखा है। मेरे पिताजी 94 में गुजर गए। 94 में गुजर गए। लेकिन मैं बाल स्वयंसेवक बना, विद्यार्थी परिषद में 12-13 साल काम किया। जेपी मूवमेंट आपने देखा, जेल गए, लाठी खाए। हम पीएचडी हैं, मतलब जेल भी गए हैं, मीसा में भी गए हैं, लाठी भी खाए, गोली भी खाए। लेकिन ट्रेनिंग भी अच्छी हुई ना कि आपके घर पे अटल जी भी आते थे, अडवाणी जी भी आते थे, बीजेपी के जनसंघ के बड़े बड़े नेता आते थे। आपने सही कहा, हमने संघर्ष भी देखा है ना, और मुझे बहुत गर्व है अपनी विचारधारा पर। ब्रदर जी क्षमा करें, मैं पार्टी बदल कर नहीं आया हूँ।
इसी विचारधारा में पैदा हुआ हूं और इसी विचारधारा में दुनिया छोड़ूंगा, ये मैं आपको गर्व से कहना चाहता हूं। लेकिन ये भी सच है कि संघर्ष के समय में जब जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था तो लालू यादव आपके नेता थे। बिल्कुल सही कहा। एक बात जानिए, मैं इंटर पास किया था, सुशील मोदी बीएससी में थे, लालू प्रसाद लॉ के लास्ट ईयर में थे। कितने साल से थे मुझसे मत पूछिए आप, ठीक है। और हम लोगों ने साथ में विद्यार्थी परिषद OSY में चुनाव लड़े। मैं सहायक महासचिव हुआ, सुशील मोदी महासचिव हुए, वो अध्यक्ष हुए। फिर मैंने कहा कुछ बड़ा काम करना चाहिए, फिर आंदोलन शुरू किया बेरोजगारी के खिलाफ, फिर जेपी आए, फिर मीसा में बंद हो गए। तो जो आपके साथ थे, दोस्त थे, जिनके साथ आप जेल में थे, संघर्ष किया, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके खिलाफ चारा घोटाले का केस कर दिया, पीठ में छुरा भोग दिया। अच्छा रजत जी ये बताइए, कोई दोस्ती हुई? अच्छा रजत जी ये बताइए, जेपी ने क्या सिखाया? भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। और लालू जी बनते हैं तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। मैं अपने मित्रों को बताऊंगा चारा घोटाला क्या है। क्या 3000 मुर्गी 2 महीने में 5 करोड़ का दाना खा सकती है? समझ गया? गाय भैंस गरीबों को देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। सप्लाई हो गई जी, हो गई। क्या कैसे किया? कहा इससे किया, बस से किया, ट्रक से किया। मालूम हुआ वो स्कूटर का नंबर निकला, मतलब भैंस गाय स्कूटर में सप्लाई हो रही थी, लूट थी। PIL किया, बहुत बड़ा रिस्क लिया उस समय, जान लीजिए आप। ये माफिया मरवा भी सकते थे। सुशील मोदी पिटिशनर थे, मैं वकील था। CBI की इंक्वायरी हुई, सब पकड़े गए। और रजत बाबू, किसी को भी राहत नहीं मिली। छोटा सप्लायर भी है, वो भी जेल गया। लालू जी 4 मुकदमों में जेल गए। IAS लोग गए, कलेक्टर गए, इनकम टैक्स कमिश्नर गए, बाकी मंत्री गए। तो संतोष है कि जेपी ने सिखाया भ्रष्टाचार मिटाना है तो हम लड़े उसके लिए, गलत क्या है? लेकिन उस समय कुछ लोग कहते थे कि आप इसलिए चिढ़ते थे लालू जी से क्योंकि उन्होंने अडवाणी जी का रथ रोका था बिहार में, अडवाणी जी के राम रथ को रोककर उन्होंने अडवाणी जी को जेल में डाल दिया था और आप अडवाणी जी के वकील थे। जी सही कहा, हम भी उनके वकील थे। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं पटना हाईकोर्ट में वकालत करता। लेकिन राजा जी मुझे ये बताइए, क्या लूट का लाइसेंस मिला था लालू जी को जीतने के बाद? लालू जी तो सेक्युलर बन गए और आप बन गए कम्युनल, क्योंकि आप उसके बाद रामलला के वकील बन गए, भगवान श्री राम के वकील। मेरा सौभाग्य कि मुझे प्रभु राम की सेवा करने का अवसर मिला। और ये बात मेरे साथियों में बहुत विश्वास से कहूंगा, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, 2004 से मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया। प्रभु राम टेंट में रहेंगे, टेंट में भीगेंगे। बाबरी मस्जिद इबादत की नहीं, दास्ता की प्रतीक थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुस्लिम पक्ष ऐसा कोई सबूत नहीं दिया कि उनका एकमात्र कब्जा था बाबरी मस्जिद पर। दूसरा, बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का विश्वास कभी नहीं डोला कि प्रभु राम का जन्म स्थान है। वो आकर सर झुकाया करते थे। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई हुई तो मालूम हुआ 8वीं शताब्दी से मंदिर का ढांचा निकल गया, तो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। तो यही तो हम भी कह रहे थे। और रजत बाबू, आज मैं एक बात आपसे कहूं, आपकी अनुमति हो, कृपया करके अनुमति दीजिए आप। अगर ये ढांचा नहीं गिरता तो क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला करने के बाद भी हटाने के लिए कहता? नहीं कहता ना, नहीं कहता। कहता हिंदू अपने बड़े हृदय का परिचय दें, इसको वहीं छोड़ दें, बगल में मंदिर बना लें, और वो शर्म का प्रतीक रह जाता। तो एक कहावत है ना रजत बाबू, होई हैं वही जो राम रुचि राखा। तो आज ये मंदिर बन गया सुंदर। अभी थोड़े दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे आपकी अदालत में। उन्होंने कहा कि मैं तो ये मानता हूं कि बाबरी मस्जिद थी, आज भी बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी। अच्छा, दिन में सपने देखने में कोई मनाही है क्या? आप ये बात देखिए, प्रभु राम के मंदिर का, और मैं उस दिन था वहां पर, आज जो भव्य अयोध्या बन रही है, सोच क्या है उसके पीछे? वेटिकन अच्छा बने, मक्का भी अच्छा बने, हमारे रामलल्ला रहेंगे गली कूचड़ और कीचड़ में रहेंगे?
हमारे रामलला का आराध्य केंद्र भी दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनना चाहिए, वो बन रहा है। और आप लोग से आग्रह करूंगा, वहां जो लता मंगेशकर चौक है वहां जरूर जाना। और क्या वो वीणा लगी है और दिन भर लता जी के राम के गाए हुए भजन बनते हैं, माता सरयू का तट है। और आज देखिए 50 करोड़ लोग तो पहुंच गए देखने वाले। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस राम मंदिर को इस्तेमाल कर रही है चुनाव में वोट लेने के लिए। ये ना, बिल्कुल नहीं। देखिए ये तो तर्क आज से क्या, आप तो बड़े वरिष्ठ संपादक हैं रजत बाबू। जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से कह रहे हैं कि खाली वोट के लिए इतने लोकसभा के चुनाव आए, 14 जीत गए, 19 जीत गए, 24 तो 400 के पार जाएंगे, अलग बात है, लेकिन मंदिर बनाएंगे। और आज मैं आपके माध्यम से, देखिए जो उनकी आंखें हैं ना, ये आंखों की सोच हमारे प्रधानमंत्री की है कि इस आंखों को सुंदर बनाओ, राम जी की मुस्कुराहट, रामनवमी में वहाँ सूर्य की किरण उनके माथे पे आनी चाहिए, ये सब सोच। और जो पूरी कमेटी बनी, ईमानदारी से काम होना चाहिए, इसमें अमित शाह जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और आज चूंकि मैं वहाँ वकील रहा हूँ तो मैं चंपत राय जी का विशेष रूप से नाम लूँगा, जो सचिव हैं। कितना बड़ा काम किया, कितना सुंदर मंदिर बना। और इस मंदिर में मेरे नौजवान साथी, सीमेंट का प्रयोग नहीं है, लोहे का प्रयोग नहीं है। लोहा की उम्र है 100 साल, सीमेंट की उम्र है 125 साल। ये पारंपरिक जो भारत की मंदिर निर्माण प्रक्रिया है, पत्थर, पीतल का वो कांटी और तांबे के तार से लपेट करके तो आज बना है। आज देखो कितना भव्य बना है, आप जाए देखें तो हमें संतोष है रजत बाबू कि मैं एक छोटे से गिलहरी के रूप में इस आंदोलन में काम कर सका, इसका मुझे बहुत संतोष है। लेकिन लगता है आप राहुल गांधी के भाषण नहीं सुनते। वो जब न्याय यात्रा पर निकले तो लोगों से कह रहे थे कि आप लोगों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह देखा, वहाँ पे आपको अंबानी दिखे, वहाँ आपको अडानी दिखे, वहाँ पे अमिताभ बच्चन दिखे, वहाँ ऐश्वर्या राय का डांस दिखा, लेकिन गरीब आदमी नहीं दिखा। अच्छा, मैं तो वहाँ था ना, वहाँ ऐश्वर्या तो कहीं नहीं आई थी। अब राहुल गांधी को कौन होमवर्क करके देता है, ये समझ में नहीं आता। अरे थोड़ा तो समझा करें। अब जाते हैं मंदिर में, कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, अपना गोत्र बताते हैं। अब अभी क्या बोले कि हिंदू को शक्ति का मुझे विरोध करना है। मेरा खाली कहना है कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जितनी बड़ी संख्या में गरीब जुटे हैं, ये जो 50 करोड़ लोग आ रहे हैं वो सभी अमीर हैं क्या? कृपया करके राहुल गांधी सब कुछ बोलें, इस देश के गरीबों के राम के प्रति आस्था का अनादर नहीं करें, मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे बड़ा सवाल करता हूं, और ये सवाल मेरा राहुल गांधी से भी है, वामपंथियों से भी है। जिस तरह की हल्की बात आप हिंदू देवी देवताओं के बारे में करते हैं, क्या किसी दूसरे देवता पंथ के देवता के बारे में करेंगे? आपकी करने की हिम्मत होगी क्या? नहीं ना। हम मानते हैं कि हर पंथ के देवी देवता को सम्मान करना चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। लेकिन आप दूसरे का तो पूरा सम्मान करेंगे, हमारे प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, महादेव, सनातन पर इस तरह की भौंदी टिप्पणी करेंगे, ये उचित नहीं। तो जनता जवाब देगी, उनको कसकर देगी। तो जनता में से पूछते हैं, जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक दो सवाल ले सकते हैं हम। जी, मेरा प्रश्न रामलला के वकील से है कि सर, अयोध्या में तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है, लेकिन काशी और मथुरा में हमें कितना और वेट करना पड़ेगा? प्रभु राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, तो न्याय की मर्यादा से उनका भव्य मंदिर बना है ना, तो हमें मर्यादा में विश्वास करना चाहिए। वहाँ भी केस चल रहा है, देखेंगे। लेकिन मैं आपके इस भावना के बिल्कुल साथ हूँ कि देश के करोड़ों हिंदुओं क्या, दुनिया के लोगों की अपेक्षा है कि एक भव्य मथुरा में मंदिर बनना चाहिए जन्म स्थान पर, और काशी में तो काफ़ी काम हुआ है और होना चाहिए। तो चिंता मत करिए, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, प्रभु राम के मंदिर की प्रतिष्ठा सनातन धर्म के उदय की वेला है, ये भारत के उदय की वेला है। सियासत और वकालत के अलावा आपके क्या शौक हैं? आप खुद को रिलैक्स कैसे करते हैं? एक तो मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ रात में, इतिहास की किताबें, संस्कृति संस्कार की किताबें। मुझे संगीत का बहुत शौक है, खास करके शास्त्रीय संगीत, भजन तो सुबह सुनता हूँ, तो उससे काफ़ी रिलैक्स होता हूँ।
लेकिन 17-18 घंटे काम करना है तो काम में ही रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जैसे रजत बाबू देश के इतने बड़े एडिटर हैं, 30 साल से आपकी अदालत है, तो इसी में उनको संतोष मिलता है। तो गुड वर्क करने के कारण जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका मज़ा कुछ और होता है, तो वो मैं उसको बोलूँगा। मैंने सुना है कि जवानी के दिनों में आप माउथ ऑर्गन बजाते थे और गाना बजाते थे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी थी। अच्छा ये बताइए, अगर जवान हृदय मचलेगा नहीं, गाना नहीं गाए तो क्या करेगा? मुझे बताइए। इतने बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैंने एक बार, मेरी माताजी ने मुझे एक मेले से माउथ ऑर्गन खरीद दिया। अब मैंने बजाते बजाते देखा कि सुर में आ रहे हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे अच्छा माउथ ऑर्गन खरीदो। तो उस समय आराधना पिक्चर आई थी, और आराधना में मेरे सपनों की रानी आएगी, तो वो सुजीत कुमार जो राजेश खन्ना के को ड्राइवर थे, वो माउथ ऑर्गन बजा रहे थे। तो ये गाना मैंने वहीं से बजाना शुरू किया, तो अच्छा लगा, अच्छा बजा लेता था। तो सपनों की रानी मिली या नहीं? वैसे आपने सही कहा, मेरे सपनों की रानी डॉक्टर माया शंकर मेरे साथ पढ़ती थी, इतिहास में, पॉलिटिकल साइंस में था, लेकिन उनसे शादी करने का फैसला मैंने एमए करने के बाद किया। वो पटना यूनिवर्सिटी में योग प्रोफेसर थी, वो स्पीकमेके के अध्यक्ष हैं, तो मिल गई तो मिल गई। तो आइए एक ब्रेक के रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रविशंकर प्रसाद पर इल्जाम और सवालात का एक और दौर। ये सारा काम मोदी जी के निर्देश पर मैं ही देख रहा था बाकी लोगों के साथ में। 220 करोड़ डोज लगा देश में, आपके मोबाइल पर खबर आई। ये काम हो सकता है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद पर इल्जाम है कि ये मौका परस्ती की राजनीति करते हैं। रविशंकर जी, बिहार की राजनीति के इतने बड़े लीडर हैं आप, और बिहार में क्या हुआ? आपने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन दरवाजा बंद के चिटकनी लगाना भूल गए, आ गए नीतीश जी। देखिए, आपको ये सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। आपने सही कहा, हमने कहा था, उन्होंने कहा था, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा था मर जाना कबूल है, इनके साथ नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। नीतीश जी पर्सनली ऑनेस्ट है, लेट्स बी वेरी क्लियर, पर्सनली ऑनेस्ट है वो। लालू जी के यहाँ 5-5 गेट खुले हुए थे, समझ गए आप? एक गेट बेटी का गेट, बड़े बेटे का गेट, पत्नी का गेट, छोटे बेटे का गेट, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। और जो उनकी तबीयत खराब हुई, जो अंदर से टूटे हुए थे, तो कहा हम लोग का भी था कि ये आप चल नहीं सकते। तो हमने कहा पहले नहीं मालूम था क्या? कहा उन्होंने कहा था, लेकिन अब बताइए, चारा घोटाले में लालू जी 4-4 केस में जेल चले गए, फिर भी जमीन दो नौकरी लो। यही तो है रेलवे का स्कैम। और उन्होंने अपने जात के लोगों को भी नौकरी दिया जमीन लेने के बाद। ये क्या है? ये जो लूट की हवस है, ये कब तक चलेगी? लेकिन देखिए, आपने नीतीश जी के बारे में क्या कहा था, आपको याद दिलाता हूं। आपने कहा, मैं सब जानता हूं, आप जितना बोल रहे हैं उससे अधिक बोला था मैंने। आपने तो मीडिया से कहा कि ये क्या हो गया नीतीश बाबू को, बिहार इनसे संभलता नहीं, ये दिल्ली संभालना चाहते हैं और ये सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की। देखिए, ऐसा है, जो चीज़ रिकॉर्ड पर है वो सच्चाई है। जब हमारे विरोध में थे तो हमने कहा था, लेकिन हमें ये बताइए कि वो छोड़े क्यों? ममता जी को साथ लाया उन्होंने, राहुल गांधी से मिलने गए, वहाँ महाराष्ट्र में मिलने गए, सबको जुटाया, और जुटाने के बाद नीतीश तू साइड हो जा, बाकी नेतागिरी हम करेंगे। ये क्या मतलब है? तो उनको लगा कि एक तरफ, देखिए, उनको लगा सो लगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने सही बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी जी को लगा कि अगर ये इंडिया गठबंधन तोड़ना है तो नीतीश कुमार को पहले पलटा दो। मोदी जी को किसी सहारे की जरूरत है क्या? पूछ ले, जनता बैठी हुई है, हो गई बात। लेकिन मोदी जितने बड़े नेता हैं, तो वहां जो कह रहे थे कि चट्टानी एकता है इंडिया गठबंधन की, कहते थे ना,
आपने देखा तो सामने सामने आ गया। अब रोज आज मैंने सुना कि आपके आने के पहले महाराष्ट्र भी टूटने के कगार पर है। मैंने आते आते एक खबर मिली। देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारे जितने साथी बैठे हैं एक बात को समझें, हम रिश्ता बनाते हैं तो बनाते हैं। अगर 14 में मोदी जी को बहुमत मिला फिर भी उन्होंने अपने एलाइज को मंत्री बनाया, 19 में और बड़ा बहुमत मिला फिर भी एलाइज को मंत्री बनाया। तो इसे कहते हैं रिश्ता निभाना। यहाँ रिश्ता कब बनता है, कब बिगड़ता है, कब टूटता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और ये लोग चले हैं देश अब को तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार तो चाचा बताए ही नहीं, बगैर बताए चुपचाप पलटी मार गए, बता तो देते। अब देखिए, तेजस्वी यादव छोटे हैं तो मैं थोड़ा अपना स्तर मेंटेन करता हूँ। अब उनके और उनके पिताजी में और उनके चाचा में क्या बातचीत हुई थी हमें क्या पता है। लेकिन मैं आपसे एक बड़ी बात रजत जी कहना चाहता हूँ। अब ये तोड़ जोड़ मरोड़ की पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, अब परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स आ रही है। अब देश की जनता एक्सपेक्ट करती है जिस नीति पर चले हो उस पर चलो। नीति, नियत और नेता। अच्छी सरकार बनाओ, अच्छा करोगे आशीर्वाद देंगे, नहीं करोगे बाहर करेंगे। ये ज्यादा जोड़ तोड़ मत करो। अच्छी बात है ना, देश में होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप तेजस्वी की बातों के कुछ नहीं कहते, वो छोटे हैं, लेकिन उनके खिलाफ केसेस करने में तो पीछे नहीं रहते हैं। अब आप मुझे प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? उनकी उम्र कितनी है, कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास, जरा एक बार दिखा दीजिए। सब चार्जशीट में है। ये कहां से आई भाई? अरे वो कह रहे हैं कि जब हमारे दाढ़ी नहीं आई थी तब हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी देश का एक छोटा मोटा वकील हूं मेरे साथियों। इतनी प्रॉपर्टी क्या हम तो सोच भी नहीं सकते। ये कहां से आ गई भाई? तो देखिए, आपके कारण यानी मीडिया के कारण और जनता के कारण आज सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। लेकिन तेजस्वी का एक आर्गुमेंट तो ठीक है कि जब उनकी सरकार थी वो लोगों को नौकरियां दे रहे थे और आपने उनके घर में ईडी सीबीआई भेज दिया, काम अटका दिया। कितना दे रहे थे नौकरी, ये बहुत बड़ी बात हुई है। चलिए हम लोग कुछ जवाब देंगे चुनाव के बीच में, समझ गए ना। आज डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आज भारत में एप्पल बन रहा है, भारत में सैमसंग बन रहा है, 1 लाख करोड़ का मोबाइल बाहर में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये काम हो सकता है। डिजिटल इंडिया में देखा किस तरह पूरे कोरोना में आप वर्क फ्रॉम होम आपने देखा था ना, आपने स्टडी घर से किया था ना, कोर्ट की सुनवाई घर से हुई थी ना। तो हम काम कर सकते हैं तो करना चाहिए, आप भी करिए। लेकिन सवाल है कि खाली आप गाली देंगे, आलोचना करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, वो लोगों से पूछते हैं कि अगर बीमार पड़ोगे तो क्या राम मंदिर जाओगे? बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। राम मंदिर नहीं जाओगे, राम का नाम लोगे, लेकिन आयुष्मान भारत है 5 लाख रुपए का, जनऔषधि केंद्र है, आपकी दवा सस्ती हुई है, भारत में मेड इन इंडिया आपके वैक्सीन है जो आज लोगों को फ्री लगी। आज मैं इन लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आपको वैक्सीन लगी थी ना? आपको कहां खबर आई थी कि आपको पहला डोज कब लगेगा, कहां लगेगा? कुछ याद है आप लोगों को? मोबाइल पे आया था ना। ये सारा काम मोदी जी के निर्देश पर मैं ही देख रहा था बाकी लोगों के साथ में। 220 करोड़ डोज लगा देश में, आपके मोबाइल पर खबर आई। ये काम हो सकता है, भारत में हुआ है ना। यही तो है डिजिटल इंडिया, कि आपको बिल्कुल एक्सेस करना, सूचना और सब कुछ जानकारी। तो ये देखो भैया, ईमानदारी से काम। तो उनका सवाल ये भी है कि अगर भूख लगेगी तो मंदिर से क्या होगा? मंदिर की जगह ये जो करोड़ों रुपया है ये लोगों के खाने के लिए काम आता है। नहीं, बहुत 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं ना फ्री में। ऐसा नहीं है। देखिए, आज गरीबी बहुत कम हुई है। हमारी सोच क्या है और हमारे प्रधानमंत्री के, हमारी विचारधारा की, इस देश में मंदिर भी जरूरी है और ईमानदारी से काम भी जरूरी है। सनातन का सम्मान भी जरूरी है और सुशासन भी जरूरी है। तो ये दोनों काम हो रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? सुरक्षा भी जरूरी है। कोई भारत की ओर देखेगा तो पिटाई भी करेंगे और आवश्यकता हुई तो घर में घुसकर भी मारेंगे। ये भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मोदी जी तो बिहार के बारे में बार बार कहते हैं कि यहाँ परिवारवाद की राजनीति ने खराब कर दिया बिहार को। अब आप देख लीजिए, लालू जी हैं, सजायाफ्ता हैं तो लड़ नहीं सकते, पत्नी मुख्यमंत्री हैं, एमएलसी रही हैं, बेटा 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं,
दूसरे बेटे मिनिस्टर हैं, एक बेटी राज्यसभा में एमपी है, 2 बार लोकसभा हारी, तीसरी बार लड़ रही मीसा भारती। अब दूसरी बेटी आ रही है कि भाई हम भी क्यों पीछे, लड़ लो भाई। मेरा सवाल रजत बाबू ये है कि लालू जी के साथ यादव लोगों ने बहुत वोट दिया, कोई गरीब यादव विधायक उनका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता? तो नहीं बनेगा। देश ने मोदी जी के काम को देखा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत कहां से कहां पहुंच गया ये देश ने देखा है। दुनिया की 5वीं इकोनॉमी हो गया ये देश ने देखा है। भ्रष्टाचार नहीं होता है ये देश ने देखा है, और स्थायी सरकार होती है। इसका फायदा क्या होता है ये भी देश देखा है। एक कांग्रेस के बड़े नेता ने मुझे कहा कि अब ये बन गए प्रधानमंत्री, 10 साल रह गए, अब तो थोड़ा आराम कर लें। 12 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रधानमंत्री, एक दिन छुट्टी नहीं। एक दिन का मतलब एक दिन छुट्टी नहीं। अभी जो उस दिन गए थे श्री राम की प्रतिष्ठा में, तो जो मुख्य थे उन्होंने कहा कि इनको कहा हमने 3 दिन आप व्रत रखिए। उन्होंने 11 दिन खाली नारियल का पानी पिया और लगभग 11 दिन नीचे खाली वो कंबल पर सोए। और पूरे देश में सब जगह गए, बहुत कठिन श्रम था। तो उनसे पूछा आप कुछ खा लीजिए, कहा नहीं, थोड़ा मुझे आप चरणामृत, उसी के बाद मैं तोड़ूंगा। अब ये है तो है, फिर काम करते हैं, घूमते हैं, अपने भी खटते हैं, हम लोग खटाते हैं। आपको बताऊं रजत जी, भगवान उनको स्वस्थ रखे, मैंने आज तक उनको जमाए लेते नहीं देखा है। आप देखते हैं टीवी पर दिखाते हैं, आप भी यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, विदेश कर रहे हैं, देश कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति 4-5 साल केदारनाथ में गुफा में साधना करे और जो इतना करे तो कुछ तो है ना उनके अंदर। तो हमें गर्व है कि नरेंद्र मोदी ऐसे महान नेता, महान साधक, योग्य नेता देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देश भी गर्व करता है। यहाँ एक और ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रविशंकर प्रसाद पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अच्छा ये बताइए, आपको अपना सर्टिफिकेट खुद देने पर कहाँ मनाही है? आप तो काशी में गए थे लड़ने के लिए, हार गए। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद पर आरोप है कि इनकी सरकार ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है। रविशंकर जी, सब लोग पूछ रहे हैं, 2-2 बार जिन्हें जनता ने दिल्ली में मुख्यमंत्री चुना, 2-2 राज्यों में जिनकी पार्टी की सरकार है, जिससे संयोजक हैं, चुनाव के मौके पर उन्हें जेल में डाल देना, ये मिसयूज नहीं है ईडी का? देखिए, यहाँ पर उनके गिरफ्तारी पर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो काम ईडी का है। लेकिन मैं आपके जवाब में कुछ काउंटर सवाल पूछता हूँ। मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है कि नहीं? क्या हल्ला किया था इन लोगों ने? राजघाट पर जाके धरना दिया था। संजय सिंह आज 6 महीने से जेल में है कि नहीं? सतेंद्र जैन 2 साल से जेल में है कि नहीं? कलकत्ता में जो मंत्री के यहाँ से 60 करोड़ निकला था वो जेल में है कि नहीं? दूसरे मंत्री जेल में है कि नहीं? सोना खाली में जो, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने जो बवाल किया वो सारी सच्चाई, शाहजहां शेख, सारी सच्चाई सामने आ रही है कि नहीं? तो आप ईडी सीबीआई का भूत दिखाएंगे, करनी क्या है ये नहीं बताएंगे। उन्होंने बताया कि जिन बयानों पर मुझे अरेस्ट किया गया, अदालत में अरविंद केजरीवाल ने कहा वो बयान ऐसे हैं जिस पर चांदनी चौक का एक जेब कतरा भी जेल में नहीं डाला जा सकता। जिस अरविंद केजरीवाल ने देश में ईमानदार नेता का एक परिचय दिया था अन्ना हजारे के शिष्य के रूप में, ये क्या है? प्रशांत भूषण अलग, आशुतोष अलग, हमारी बेदी जी अलग, अनुपम खेर अलग, कुमार विश्वास अलग, योगेंद्र यादव अलग, शाजिया इल्मी अलग, और अन्ना हजारे को कहना पड़ा मुझे कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? बिछड़े सभी बारी बारी। तो मतलब इनकी पॉलिटिक्स में एक फ्लॉ था, जो लोग आंदोलन में आए थे, एक। और दूसरी बात है कि आपने क्या क्या कहा और क्या निकला मामला। अब इनकी सारी कहानी मैं यहाँ कहने के लिए नहीं बैठा हूँ। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अच्छा ये बताइए, आपको अपना सर्टिफिकेट खुद देने पर कहाँ मनाही है? आप तो काशी में गए थे लड़ने के लिए, हार गए।
आप गुजरात में गए कि गुजरात का नया शेर आया है नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए, 1 सीट मिली आपको, है ना। दिल्ली में लोकसभा के आप 1 सीट नहीं जीत पाते हैं, ठीक है, विधानसभा आप जीते, सच्चाई है। मेरा खाली कहना यह है, अब इस तरह की अहंकार और दंभ की राजनीति नहीं चलती। ये पब्लिक है, सब जानती है और सब समझती है, उनको ट्रस्ट करिए। लेकिन उनकी ये बात भी सही है कि इतनी रेड हुई, 1 रुपया नहीं मिला कहीं पर। ये वो कह रहे हैं ना, इसको ईडी ने कहाँ कहा है? ईडी अपनी बात आपकी अदालत में और टीवी पे नहीं कहती, वो कोर्ट में कहती है। तो जरा एक बार अपने रिपोर्टर्स को कहिए कि ईडी ने कोर्ट में क्या कहा है उनके बारे में मालूम करते हैं। ये क्या हल्की बात है क्या सीएम को अरेस्ट करना? आप सीएम हैं और भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? लालू जी जेल गए ना, हेमंत जी जेल गए ना, इतने मंत्री जेल गए ना। अब ये अलग है, ये कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। हाँ, ये तो कमाल है साहब, बहुत बढ़िया, क्या बात। जो नैतिकता की बात करते थे देश में, अन्ना हजारे के, देखिए इनका कोई राजनीतिक रिकॉर्ड नहीं है। ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी थे, एक एनजीओ चलाया, बाकी काम हुए, अन्ना हजारे में कूद गए, पार्टी में नेता बन गए, अच्छी बात है, जनता ने आशीर्वाद दे दिया। कोई इनका लंबा राजनीतिक रिकॉर्ड नहीं। अब कह रहे मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, जो आज तक नहीं हुआ देश में। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब उनकी पत्नी ने बताया, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी कह रहे थे कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन मेरी आत्मा बाहर है। वाह वाह वाह, क्या बात, मैं भी ताली बजाऊं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अपनी आंख बंद करके सोचेंगे तो मुझे आसपास पाएंगे। हद हो गया। माने एक व्यक्ति जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का आदमी हो, जो आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट हो, जो टाटा स्टील में काम कर चुका हो, जो अन्ना हजारे का शिष्य हो, वो ऐसी बात करेगा तो देश की राजनीति कहाँ जा रही है? बहुत पीड़ा हुई। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कह पाऊंगा। और अगर वो सोचते हैं तो एक शब्द है, ए वेरी न्यू लो इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। भारत की राजनीति में शर्मिंदगी की पराकाष्ठा। एज अ फ्यूचर लॉयर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार चला सकते हैं? इज ही लीगली अलाउड टू रन हिज गवर्नमेंट फ्रॉम जेल? लोकतंत्र में हर चीज कानून से नहीं चलता, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। अब केजरीवाल ऐसा पढ़ा लिखा, मैगसा अवार्ड विनर, आईआईटी ग्रेजुएट, अन्ना हजारे का शिष्य अगर ऐसी बात करेगा तो फिर वही है, ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और मैं क्या बोलूँगा? रविशंकर जी, ये ठीक है, उनकी बेशर्मी की बात करते हैं, लेकिन ये भी तो सही है कि ऐसे लोग जिन पर इल्ज़ाम लगे, अब आप कोल मिनिस्टर थे, नवीन जिंदल पर उस समय कोल माइंस में घपला करने का आरोप लगे, ईडी का केस बना, लेकिन आपकी पार्टी ने उनको अपने साथ ले लिया, अच्छा, टिकट दे दिया। वो ट्रायल सफ़र कर रहे हैं ना, हमने सुना है वो ट्रायल सफ़र कर रहे हैं, तो सफ़र कर रहे हैं। अजीत पवार, हाँ, उनका केस चल रहा है। अशोक चौहान, कई जगह उनका कोर्ट स्टे हुआ है। अशोक चौहान में जहाँ तक मेरी जानकारी है उनको कुछ कोर्ट से बंधन मिली है। देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूँ, राजनीति में जो लोग हैं, अगर कार्रवाई हुई, अगर आप मुझे बताइए कि मोदी ने कार्रवाई रोक दी, केस वापस कराया, तो फिर मैं आपके सवाल को लूँगा। एक भी ऐसा नहीं हुआ। कई बार आपको राजनीतिक कारणों से फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन सवाल जो ईमानदारी का है, शुचिता का है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। देखिए, इसीलिए ममता बनर्जी को सवाल उठाने का मौका मिलता है। वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, करप्ट आदमी इसमें घुसता है और दूध का धुलाव के बाहर निकलता है। आज बंगाल में क्या हो रहा है? बूथ कैप्चर होता है, सोना खाली में बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और वो चुप रहती हैं। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, हिंदू संस्कार संस्कृति पर पिटाई होती है, ये ठीक नहीं है। इसलिए ममता और आपके भतीजे क्या क्या करते हैं हमसे मत पूछिए आप, फिर आप कहेंगे कि मैं पर्सनल हो रहा हूँ। उनके खिलाफ एक कार्रवाई चल रही है ना, कई बार सुप्रीम कोर्ट गए ना, रिलीफ मिला क्या? तो खैर पॉलिटिकल बात वो ममता जी व्यंग करती है, इसमें कोई शक नहीं है, व्यंग करने दीजिए आप। लेकिन जनता इस बार बंगाल में ऐतिहासिक निर्णय देने वाली है, मैं आपसे कहने आता हूँ। ये तो जनता फैसला करती है। जनता से मैं एक दो सवाल ले सकते हैं अभी। जिस स्पीड से कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आपको नहीं लगता देश में एक स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने।
आई टोटली एग्री विद। लोकतंत्र के लिए एक अच्छा अपोजिशन होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन बच के रहे, ठीक रहे, इसका कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे ले सकते हैं? अब उनके नेता ही अपनी पार्टी को नहीं बचाएं। फिर वही कहूँगा, राहुल गांधी 10 साल से हार रहे हैं, फिर क्या कहते हैं, आई एम ऑलवेज राइट। तो इसका हम क्या जवाब दें? नहीं, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि जनता हमें वोट डालती है, लेकिन ईवीएम में वो वोट कमल पर छप जाता है। वो कहते हैं राजा की आत्मा ईवीएम में है, ईवीएम हट जाए तो मोदी जी नहीं जीत पाएंगे। अच्छा ये बताइए, अभी हिमाचल में वोट पड़ा, उनकी सरकार बनी ना, अभी कर्नाटक में उनकी सरकार बनी ना, तो क्या मतलब है इसका? आप मनमोहन सिंह 10 साल रहे प्रधानमंत्री, ईवीएम से रहे ना। अखिलेश यादव सीएम बने यूपी के, तो ईवीएम से बने ना। ममता जी 2 बार मुख्यमंत्री बनी, ईवीएम से बनी है ना। तो आप जीते तो ईवीएम ठीक, आप लोकसभा में हार जाए तो ईवीएम खराब। अब इसका हम क्या जवाब दें? तो फिर एक ही बात कहूँगा, राहुल जी, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, राहुल जी आप पॉलिटिक्स में जहाँ हैं, अपनी काबिलियत से कम आप इसी कारण हैं कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा जी के पोते हैं, नेहरू जी के परपोते हैं, मोतीलाल नेहरू के परपोते हैं। तो अपने उस संस्कार का तो याद रखिए। अब उस पर भी आप इतनी हल्की बातें करेंगे, ये ठीक नहीं है। ये बात राहुल गांधी को पहली बार एक नेक सलाह रजत जी के कार्यक्रम में मैं दे रहा हूं। स्वीकारेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रविशंकर प्रसाद पर इल्जाम और सवाल का एक और। झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी भारत की राजनीति में जिस तरह से झूठ बोलते हैं, बाहर जाएंगे क्या बोलेंगे, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं रविशंकर प्रसाद से। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर इल्जाम है कि इनकी पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। देखिए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी चुनाव जीते तो फिर संविधान खत्म हो जाएगा, इसके बाद कभी चुनाव नहीं होगा, हमेशा मोदी जी रहेंगे। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, हमेशा ये कहते थे ना, मौत का सौदागर क्या करेगा, गुजरात बेस्ट गवर्न स्टेट हो गया। आज 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो भारत की इकोनॉमी 5वीं हो गई। और देखिए, भूलिए नहीं, फ्रांस और इंग्लैंड को छोड़ के आगे निकल गए। आज भारत का बिगेस्ट FDI इन्वेस्टमेंट है, भारत मिलिट्री पावर बन रहा है। आज भारत की बेटियों के प्रयास से चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंच रहा है, आपको मालूम है, मंगलयान की बात हो रही है। तो इंडिया इज बिकमिंग ए स्पेस पावर, ए मिलिट्री पावर। आज भारत के बच्चे स्पोर्ट्स में कितना बढ़िया कर रहे हैं, देखा है आप लोगों ने, कितना गोल्ड मेडल जीत के आते हैं। तो हर तरफ विकास हो रहा है। तो काम हम करें, यानी मोदी जी की अगुवाई में देश करे, और वोट उनको मिले, कैसे चलेगा? हमको बता दीजिए आप। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, आप काम करो, उनके बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज करते हैं? इलेक्शन के मौके पर कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे, और राहुल गांधी कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है रेल का टिकट खरीदने के, 2 रुपए नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का पैसा टैक्स नहीं लगता, लेकिन आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और ये बताना पड़ता है कि आपको 20,000 के ऊपर से कितना पैसा चेक से आया और क्या आया, और ऑडिट करके देना पड़ता है, और नहीं दिया आपने तो कार्रवाई होती है। तो कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गई थी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, काफ़ी नंबर 2 पैसा आता है तो ईमानदारी से टैक्स रिटर्न में दिक्कत हो जाती है। तो उनको कार्रवाई की गई, और जो लेट से फाइल हुआ तो उसको उन्होंने सीज कर दिया। तो निचले कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज़ कर दिया, कमिश्नर अपील ने स्टे रिफ्यूज़ कर दिया, IT/80 ने स्टे रिफ्यूज़ कर दिया, हाई कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज़ कर दिया, आज दोबारा रिफ्यूज़ कर दिया। तो भाई अगर आप गड़बड़ करें, आपको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिले, तो क्यों चिल्ला रहे हैं कि उसमें पैसा नहीं है? वैसे एक बात मैं बता दूं आप लोग को, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल जी और उनकी माता जी सिर्फ 50 लाख रुपया लगा करके 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, पटना में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, मोहाली में है। अब देखिए क्या क्या होता रहता है। तो राहुल गांधी के पास टिकट के पैसे नहीं हैं, ये देश विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने एक और आरोप लगाया, वो स्वर्गीय अरुण जेटली पर,
वो नहीं है जवाब देने के लिए, मैंने सोचा ये सवाल आपके सामने रखूं। उन्होंने कहा कि जब लैंड एक्विजिशन एक्ट बन रहा था तो अरुण जेटली ने मुझे बुलाया और कहा कि इसके खिलाफ मत बोलो वरना तुम्हारे ऊपर केसेस हो जाएंगे। झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी भारत की राजनीति में जिस तरह से झूठ बोलते हैं, बाहर जाएंगे क्या बोलेंगे, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, फिर यहां भी बोल देते हैं। ऐश्वर्या राय कौन है क्या है छोड़ दीजिए, वो अयोध्या में कहीं दिखाई नहीं पड़ी, वहां बोल दिया कि वहां वो नाच रही थी। अब हम क्या जवाब दें इसका? तो राहुल गांधी की हर बात को आप इतना क्यों, और मैं क्या बोलूं? चलिए मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस पार्टी का सवाल आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कैंपेन शुरू किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी माला माल हो गई। देखिए आरोप बिल्कुल गलत है। इलेक्टोरल बॉन्ड देश की राजनीति में ईमानदार पैसे को लाने की कोशिश थी कि आप जमा करिए पैसा, आप रिजर्व बैंक पर डिटेल्स रखेगा। वो काफ़ी पार्टियां, सब बीजेपी को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला, टीएमसी को मिला, सीपीआई को मिला, सीपीएम को मिला। जो पार्टी को अधिक वोट मिलेगा उसको नोट भी अधिक मिलेगा। मैंने जनसंघ के समय देखा था, लोग घूम घूम करके कि 10 रुपया दुकान से लेते थे। आज पार्टी बड़ी हो गई है तो पैसा मिलेगा, लेकिन ईमानदारी से पैसा, ब्लैक मनी खत्म होने का एक बहुत ही सार्थक प्रयास था जो अरुण जेटली ने किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया तो अच्छी बात है, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन उनका आरोप यह है कि सीबीआई और ईडी ने जिन लोगों पर रेड की, उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, बीजेपी को दिए। राहुल गांधी की पार्टी को कहां कहां से पैसा आया सब खोलना शुरू करूं क्या? ममता जी को पैसा कहां से आया सब मैं खोलना शुरू क्या? ये कौन सी बात है भाई? देखिए, राजनीति के स्तर को इस तरह नहीं गिराना चाहिए। लोकतंत्र में खर्चा होता है, आप चुनाव लड़ोगे तो खर्चा होगा, प्रचार करना पड़ेगा, बाकी करना पड़ेगा, और लोकतंत्र देश के लिए जरूरी है। तो लोकतंत्र का पैसा अच्छे सोर्स से आए कि नंबर 2 से आए, इस पर बहस होनी चाहिए। जर्मनी में सरकार फंडिंग करती है, और फंडिंग का तरीका क्या है? जिसको अधिक वोट मिलेगा उसको अधिक पैसा मिलेगा। तो राहुल गांधी जी, आपको वोट नहीं मिलता फिर भी आपको इतना पैसा मिलता है तो काहे परेशान हैं आप? लेकिन ये सच है कि कांग्रेस पार्टी के पास पैसे की कमी है चुनाव लड़ने में? अभी तो आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा। ऐसा है क्या? जो व्यक्ति 50-55 साल जो पावर में रहे हैं और आज भी पावर में हैं, वैसे कांग्रेस पार्टी के सोर्स ऑफ फंडिंग कई जगह से आते हैं, मालूम है ना आपको? आज पता नहीं आपके अदालत में हम राहुल गांधी पर इतना समय क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि आप भी उनके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, वो भी मैंने चेक किया। आप कभी कहते हैं ये होमवर्क नहीं करते, जब आपने पार्लियामेंट में कहा होमवर्क नहीं करते तो आपकी जो बाकी एमपी वहां बैठे थे वो कहते थे पप्पू है। मैं यहां भी कह रहा हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। आप कहते हैं वो लॉन्च नहीं हो पा रहे। अच्छा ये बताइए, एक प्रोडक्ट को कितनी बार लॉन्च किया जाएगा? 2004 से तो मैं देख रहा हूं, राहुल गांधी गए, विपासना से लौट के आए, ए वेरी रिफ्रेश होकर राहुल गांधी आए हैं। फिर जीत हो गई, फिर राहुल गांधी चले हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने चले, फिर राहुल गांधी चले हैं। कितनी बार आप लॉन्च रिलॉन्च होंगे? ये देश अब नॉन सीरियस पॉलिटिक्स को लाइक नहीं करता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप सीरियस पॉलिटिशियन हैं, सीरियस बात करो, अपनी नीयत बताओ, अपनी नीति बताओ, उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्यक्रम बताओ, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम देखेंगे तो वोट देंगे। तो आप इस तरह की रेटोरिक की बात करना, तो क्या क्या कहा था? मोदी जी मुझसे आंख नहीं मिला सकते, कहते ना, हमेशा कहते रहते हैं। अब ये कौन सा लॉजिक? कहते हैं कि मोदी जी मुझसे डरते हैं। हाँ, ये ठीक कहा। तो इसका मैं क्या जवाब दूं? वो कहते हैं 5 मिनट पार्लियामेंट में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। हाँ, तो आपको बताऊं, मैं उनका भाषण सुन रहा था, अब पार्टी ने कहा था मैं ही जवाब दूं, तो मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था। अब फिर मैं खड़ा हुआ तो चले गए, तो हमने अपना भाषण सुन लिया। रजत जी, मैं भूकंप की प्रतीक्षा कर रहा था कि भूकंप अभी तक आया क्यों नहीं, हम लोग सही सलामत हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी अडानी के कहने पर चलते हैं, सारी सरकार अडानी के लिए काम करती है। अरे बिल्कुल गलत है। अडानी का काम राजस्थान की सरकार में चला कि नहीं जब गहलोत की सरकार थी? अडानी का काम केरला में चलता है कि नहीं जहां पर सीपीएम की सरकार है, वो पोर्ट बना रहे हैं?
अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में माइन का काम लिया कि नहीं लिया जब मनमोहन सिंह थे भारत के प्रधानमंत्री? अरे देश के उद्योगपति आगे बढ़े, अच्छी बात है ना। मेरा प्रश्न आपसे है कि सर, जो अभी ऑपोजिशन ने मिलकर इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन किया है, आपको लगता है कि अलायंस बीजेपी को टक्कर दे सकती है? देखिए, तो बीजेपी को कौन टक्कर देगा ये तो आप लोग तय करेंगे, देश की जनता तय करेगी। लेकिन देश का मूड तो 400 के पार है, समझ गए आप। और वो जनता जिस तरह से बात कहती है, हाँ। और देखिए, उसका कारण मैं बता दूं आपकी अनुमति से। जनता, स्टेबल गवर्नमेंट का फायदा क्या होती जनता ने देखा है। अगर नेता स्पष्ट है, पार्टी स्पष्ट है, गवर्नमेंट स्टेबल है, तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचता है ये देखा। रजत जी, मैं आपकी अनुमति से एक बात कहूँ, यहाँ पर हुआ था ना सर्जिकल स्ट्राइक, तो देखा आपने बालाकोट वगैरह में। फर्ज कीजिए इन लोग की सरकार हो और अगर सेना के लोग कहेंगे सर सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा, तो क्या कहा, रुक जाइए जरा लालू जी से पूछ लेते हैं। तो लालू जी से बात किया, रुकिए भाई, हमारा मुसलमान वोट गड़बड़ा जाएगा, आपको हम कल बताएंगे। दक्षिण भारत पूछा, कहा कभी नहीं करिए, हम लोग हार जाएंगे। तो मालूम हुआ 3 दिन में वो इतना हल्ला हो गया कि सारे आतंकवादी भाग गए और सर्जिकल स्ट्राइक हो ही नहीं पाई। ये होता है जब एक नेता होता है, स्टेबल सरकार होती है, तो निर्णय तुरंत होते हैं, और मोदी जी ने कर दिया। एक आरोप ये लगता है कि स्टेबल सरकार है, मोदी जी की सरकार है, लेकिन ये हिंदू सरकार है, मुसलमानों को डर के रहना पड़ेगा। हिंदू होना कोई पाप नहीं है, सनातन प्रेमी होना कोई पाप नहीं है। इस देश की संस्कार संस्कृति में सनातन है, प्रभु राम हैं, प्रभु कृष्ण हैं, गीता है। और आपकी जानकारी के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जब शपथ देते हैं ना, तो बाइबल पर हाथ रख के शपथ लेते हैं। अगर आप भारत का ओरिजिनल संविधान खोलेंगे तो प्रभु राम की तस्वीर है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, प्रभु कृष्ण की तस्वीर है। आज कोई होता तो हल्ला कर देते। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि जो देश में मुसलमान हैं उनको डराया जाए। अगर मोदी जी ने कहा गरीबों का आवास मिलेगा, तो क्या मुस्लिम गाँव में नहीं मिला? अगर मोदी जी की सरकार ने कहा गैस मिलेगा, उज्ज्वला योजना, तो क्या मुस्लिम माताओं बहनों को नहीं मिला? अगर मोदी जी के निर्देश में डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर शुरू हुआ, टीका मुफ्त लगा, तो क्या ये कहा कि मुस्लिम लोगों को नहीं लगेगा? देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। हमें मुस्लिम वोट कम मिलता है, क्यों कम मिलता है अलग कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मोदी जी की सरकार आई तो सबका साथ, सबका विकास, तो सबकी चिंता करना। अगर 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि मुस्लिम गरीबों को नहीं खाना खिलाएंगे? अगर किसानों के पॉकेट में 11 करोड़ किसानों को पैसे दे रहे हैं 6,000 रुपया साल, तो क्या कहते हैं कि बटन दबा के पैसा भेजते हो तो मुस्लिम किसानों को नहीं? आप उनके शरीयत में इंटरफेयर करते हैं, उनके धर्म में इंटरफेयर करते हैं। आप कभी 3 तलाक का कानून बनाते हैं। मोदी जी के निर्देश पर 3 तलाक लाने का कानून लाने का कानून मंत्री को मुझे ही सौभाग्य मिला था। मैं बोलना चाहता हूँ 3 तलाक क्यों नहीं होना चाहिए। मैं उसको जब रिसर्च करा रजत जी, मैं यहाँ बहुत सी हमारी बहनें बैठी हैं और बेटियाँ बैठी हैं, 3 तलाक 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 तलाक, शादी खत्म। कहा बताओ कैसे हुआ? पत्नी लेट से उठी, तलाक तलाक तलाक। रोटी जली हुई बनी, तलाक तलाक तलाक। यूपी में एक पत्नी मोदी जी का भाषण सुनने चली गई, लौट के आई, तलाक तलाक तलाक। एक मेरे से मिलने एक यंग आईटी प्रोफेशनल आई, और मेरी आंखों में आंसू आ गया सुन करके। कहा मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मेरे पति दुबई में हैं, मेरी तीसरी बेटी हुई, व्हाट्सएप पर कर दिया तलाक तलाक तलाक। पाकिस्तान, हंसने की बात नहीं, पाकिस्तान तक में नियंत्रित हुआ है, ईरान में है, इराक में है, जॉर्डन में है, मलेशिया में है। यहाँ बस वोट का क्या होगा? और जब 3 तलाक का कानून आया रजत बाबू, क्या सोनिया जी, क्या मायावती जी, क्या ममता जी, सब ने विरोध किया था। लेकिन मोदी ने कहा करेंगे, और हमने ये भी कहा जेल भी जाओगे। आज देखिए कम हुआ है। तो 3 तलाक के पाप को हमने ढोया सिर्फ किस लिए? वोट के लिए। तो ये हमारे गर्व है हमारे प्रधानमंत्री। वोट के लिए तो चुनाव के मौके पर सीए के कानून लागू किए गए हैं। अब मुसलमानों को बताया जा रहा है कि तुमसे कागज मांगे जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। सीए 4 साल पहले पास हुआ, और सीए हिंदुस्तान के मुसलमानों से इसका कोई संबंध नहीं है। मैं फिर आज रजत शर्मा के इस कार्यक्रम में डिक्लेयर करता हूं
कि कानून के छात्र के रूप में, एमपी के रूप में, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर के रूप में बताता हूं कि सीए का कोई संबंध हिंदुस्तान के मुसलमानों से नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बसने वाले हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियंस को भारत आने में मदद करने का कानून है। ये बताइए कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है कि नहीं? हिंदू बेटियों को वहाँ जबरन शादी करते हैं कि नहीं मुस्लिम में आकर के? बांग्लादेश में होता है कि नहीं? तो वो कहाँ जाएंगे? तो हिंदुस्तान आएंगे। पड़े हुए हैं। हम क्यों नहीं उनके लिए राहत देंगे? रोहिंग्या को बसाओ, उनको रिफ्यूजी स्टेटस दो, ये खूब कहेंगे, लेकिन इनको नहीं दो, ये तो ठीक नहीं है ना, ये गलत है। एक सवाल और ले सकते हैं हम अभी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस बार बीजेपी की जो नेता है वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, 400 पार के नारे लगा रहे हैं। ये 400 सर कैसे पार होगा? क्या थ्योरी है इसके पीछे? आप लोग कराएंगी और क्या? वोटर देखिए, जब 14 में वो जीते तो गवर्नमेंट स्टेबल करोगे, बहुमत मिलेगा। बहुमत तो नहीं मिलेगा तुमको, तो बहुमत 272 से 282 आ गए। 19 में क्या कहा? फिर जीतोगे, बहुमत लाओगे, तो जनता ने 303 पहुंचा दिया। तो ये तो जनता ने 10 साल में दिखाया है ना, तो अब तो हमने और काम किया है, तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और भारत के बदलाव का समय है। इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ ग्रेट रोल फॉर द वर्ल्ड। दुनिया चाहती है कि भारत और आगे बढ़े, क्योंकि स्टेबल वर्ल्ड के लिए भारत का आगे बढ़ना जरूरी है। और मोदी जी दुनिया के नेता हैं, तो अच्छी बात है। तो मैं आपसे 4 तारीख को बात करूंगा, फोन करिएगा आप भी शर्मा जी, हमें देखें। रविशंकर जी, चुनाव का मौका है, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, हर तरह के इल्जाम आप पर लगे, आपने बड़ी सफाई से, बेबाकी से जवाब दिया। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज महूरकर का फैसला। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज उदय महूरकर के फैसले का। सार्वजनिक जीवन के अंदर 2 टाइप के ईमानदार लोग होते हैं, एक वित्तीय रूप से और एक बौद्धिक रूप से, जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में फाइनेंशियल ऑनेस्टी और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। एक पत्रकार के रूप में मैंने रविशंकर जी को कई सालों से कवर किया है और मैंने देखा कि उनका जो बौद्धिक ईमानदारी का स्तर है बहुत ऊंचा रहा। उन्होंने जवाब हमें कन्विक्शन से दिए जब मैं पत्रकार था। आज वही शैली मुझे दिखाई दी। राम मंदिर के बारे में जो उन्होंने जवाब दिए बड़े बेबाक तरीके से दिए। मोदी का सरकार के परफॉर्मेंस की जो बात की वो बड़ी उन्हें बेबाकी से जवाब दिए, निपुणता से दिए। मिसयूज ऑफ पावर की जो बात थी उसका भी बड़ा निपुणता से जवाब दिया उन्होंने। और मुस्लिम और सीए का जो मसला है उसको जो उन्होंने समझाया वो बड़ा कन्विंसिंग था, बड़ी कन्विक्शन के साथ उन्होंने जवाब दिए। और बॉन्ड इशू को जो उन्होंने समझाया, वो मानता हूं कि बॉन्ड इशू जो है उसको लोग समझ नहीं पाए हैं, वो एक पारदर्शिता लाने का एक प्रयास था, उस रूप में उसको देखा जाना चाहिए। तो आज जो रजत शर्मा जी का जाल था उसमें से बड़ी निपुणता के साथ वो बाहर निकले और अभियुक्त रविशंकर प्रसाद जी को अदालत बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि रविशंकर प्रसाद इसी तरह से जनता की सेवा करते रहेंगे, अपनी पार्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आज मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।